जय हिंद। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि जो 6 सितंबर को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मैंने जो वीडियो बनाई थी और मोदी जी का जो उसमें जिक्र किया था वो सारे फैक्ट सच साबित हुए और वो स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आई। उस समय हालांकि कई लोगों को हैरानी था कि इतने आश्चर्यजनक फैक्ट कहाँ से आए हैं, लेकिन सारे सच साबित हुए और आप लोगों को स्टोरी पसंद आई, वो जो खबर थी वो पसंद आई, उसके लिए धन्यवाद। अब बात करते हैं आज की खबर की। देखिए, पुरानी कहावत है, जब जंगल का शेर बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरे जो जानवर होते हैं जंगल के पूरी कोशिश करते हैं। वो कोशिश करने के पीछे उनका एक कारण ये भी होता है कि जंगल का शेर जब बूढ़ा हो जाता है, जंगल का राजा जब बूढ़ा होता है, तो बूढ़ा होने के साथ उसकी जो चुस्ती फुर्ती जो है, उसकी जो ताकत है हमला करने की, जवाबी हमला करने की जो ताकत होती है, रणनीति बनाने की जो ताकत होती है, वो कम हो जाती है। अब देखिए, यही मोदी जी के साथ हो रहा है। 75 साल के हो गए हैं और जो पहली बार ऐसी सरकार चला रहे जो पूर्ण बहुमत में नहीं है, ये पहली बार है उनके जीवन में। जब से उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है 2002 में, जब उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया था वाजपेयी साहब ने, तो उस समय से लेकर अब तक 23 साल में ये पहली बार है कि वो एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जो पूर्ण बहुमत में नहीं है। हालांकि मैं आपको बताऊं, 2002 से लेकर के और 2024 का जो भी लोकसभा चुनाव हुआ है, अब तक उन्होंने कुल 6 चुनाव लड़े हैं और 6 चुनाव में से एक भी चुनाव उन्होंने हारा नहीं है। मतलब कि ये कह सकते हैं जब से राजनीतिक जीवन में उन्होंने पैर रखा है और आज तक वो कभी भी जो है वो पीछे नहीं हटे और हर चुनौती का मोदी ने मुकाबला किया है। लेकिन उनके जीवन में भी पहली बार ऐसी चुनौती आई है कि अगर इससे वो पार ना पाए तो न केवल उन्हें सरकार छोड़नी पड़ेगी, बल्कि हो सकता है उनकी व्यक्तिगत हानि भी हो। अब आप बात करेंगे, आपको लग रहा होगा कि क्या बात हो रही है। अब आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। अब वीडियो देखा, आपको सारे फैक्ट बताऊंगा मैं, क्या क्यों मैं बात कह रहा हूँ, क्यों ऐसी चीज कह रहा हूँ कि मोदी जी घिर गए हैं पहली बार अपने राजनीतिक जीवन के इतिहास में। अपना जो राजनीतिक जीवन है 2002 से उन्होंने शुरू किया था, उससे लेकर के 2024 जब 25 आ गया है, 23 साल का जो राजनीतिक जीवन है उसमें सबसे बुरी तरह से गिरे हैं। उन्हें गिरने का कारण क्या, देखिए आपको बताऊं, जब 2002 में आए तो गुजरात में दंगे हुए, उस चुनौती को उन्होंने झेल लिया। उसके बाद जब केंद्र में आए, केंद्र में आने के बाद जो है उन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी में बड़े आरोप लगे, पूरी दुनिया लाइन में लगी, लोग परेशान हुए, लोगों को लग रहा था राजनीतिक रूप से जो है ये पूरा इनका जो है ये प्रभाव शुरू हो जाएगा, प्रभाव का उनका नीचा होना शुरू हो जाएगा, उनकी ये जलवा नहीं रहेगा राजनीति में। विपक्ष ने बड़ी कोशिश करी कि नोटबंदी में ये हुआ वो हुआ, लेकिन मोदी जी ने वो राजनीति में निकाल ली। नोटबंदी के बाद जो उत्तर प्रदेश जैसे जो है विधानसभा चुनाव जीते, वो बात वो भी उसको भी झेल लिया, गुजरात दंगे झेल लिए, नोटबंदी झेल लिए, कोरोना आया उस तक को झेल गए, जब पूरी दुनिया लड़खड़ा गई, लेकिन राजनीतिक रूप से वो उसको झेल गए। देखिए, जो मैं जो तीनों जो बात की है, गुजरात दंगे, कोरोना, नोटबंदी, ये राजनीतिक रूप से मैं कह रहा हूं। आपको ये पसंद आई हो ना पसंद आई हो, आपको नुकसान हुआ, वो बात अलग है। मैं राजनीतिक कह रहा हूं कि राजनीतिक नतीजे इन तीनों घटनाओं के बाद मोदी के पक्ष में आए हैं और मोदी के पक्ष में नतीजे आए हैं तो देश की सत्ता के शीर्ष पे भी वो बैठे हैं। तो तीनों घटनाएं मेरे बताए, जो इतनी बड़ी घटनाएं थी कि वो सब झेल गए थे। अब लेकिन जो फिलहाल जो घटनाक्रम जो चल रहा है, ये घटनाक्रम ऐसा चल रहा है कि अब तक का जो सबसे बड़ी जो साजिश है, देखिए, अब तक राजनीतिक विरोध होना एक अलग चीज होती है और षड्यंत्र के तहत किसी सरकार को हटाए जाने की कोशिश करना एक अलग होती है। देखिए, अब तक भारत के इतिहास में 3 ही प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो विदेशी खुफिया एजेंसी के निशाने पर इस हद तक आए हैं। एक रहे लाल बहादुर शास्त्री, थोड़े समय के लिए रहे, वो ताशकंद में उनको जो है जहर देकर के मार दिया गया था, पूरी दुनिया जानती है। जब वो 65 के युद्ध के बाद जो है ताशकंद समझौता उन्होंने करने वहां गए थे, उसको पसंद का नहीं था, वो मार दिए गए थे। उसके बाद रही इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भी विदेशी खुफिया एजेंसी के निशाने पर इस हद तक की रही है कि विदेशी खुफिया एजेंसी उनकी सरकार को पलटने की कोशिश बार बार करते रही है। तो लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के बाद तीसरे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो विदेशी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर इस हद तक आ गए हैं कि उनको किसी भी कीमत पर उनको सत्ता से हटाना है। अब आपको पूरी घटनाक्रम मैं बताता हूं। देखिए, आपने भी देखा होगा जिस तरह घटनाक्रम अभी चल रही है, जो राजधानी में हुआ है, अभी जो नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। बात ये मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। थोड़ा धैर्य रखिए, आपको एक ही चीज बताऊंगा मैं, कैसे मैं कह रहा हूँ। जो शास्त्री जी का उदाहरण दिया, उसके बाद इंदिरा गांधी जी का उदाहरण मैंने आपको दिया, इसके बाद लेकिन इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के साथ जो था कि विदेशी ताकतें उनके खिलाफ थी, मोदी के साथ एक चीज और नेगेटिव हो गई है। एक दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत इस टाइम जो ट्रंप है, व्यक्तिगत रूप से मोदी से खुन्नस खा गए हैं। देखिए, हालांकि जब ये वीडियो देखेंगे, आप इसको सुनेंगे, कई लोग कहेंगे कि जो इंदिरा गांधी थी उसके साथ भी अमेरिका के राष्ट्रपति के संबंध ठीक नहीं। देखिए, वो राजनीतिक रूप से संबंध ठीक नहीं थे, जो राजनीतिक होती है उस टाइम, क्योंकि उस टाइम जो भारत है उसका जो पल्ला जो था रूस की तरफ झुका हुआ था, तो इस वजह से राजनीतिक रूप से तलखी थी भारत और अमेरिका के बीच में। लेकिन जो अभी फिलहाल की जो घटनाक्रम चल रही है इसमें, क्योंकि जो ट्रंप है वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, और जहां राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता वो इस तरह की सत्ता शीर्ष पर बैठ जाता है और देश को आबाद कर देता है, बर्बाद कर देता है। जो जेलेंस्की का उदाहरण सामने, एक कॉमेडियन को उन्होंने, यूक्रेन ने अपना जो है वो राष्ट्रपति बनाया, कॉमेडियन ने पूरे देश को रोने में मजबूर कर दिया है। इसी तरह ट्रंप जो है राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, पहली बार चुनाव लड़े, राष्ट्रपति बन गए, वो अब दूसरी बार आए हैं, तो उन्होंने निजी खुंदस जो है ना मोदी से निकालने शुरू कर दिया। और निजी खुंदस निकालने के चक्कर में उनके पास, क्योंकि ताकतवर आदमी दुनिया के, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं इस समय,
उनके हाथ में ऐसी ऐसी पावर हैं कि ऐसी ऐसी सत्ता है उनके हाथ में जिसको कहते हैं एट योर डिस्पोजल है कि जिस देश में चाहे वो करवा सकते हैं। उन्होंने अभी बांग्लादेश वाला जो पूरी कहानी रची गई वो सीआईए ने रची, जो नेपाल में हुआ सब जानते हैं सीआईए ने कहानी रची। देखिए ट्रंप जो है वो जो उनका एक मागा जो मूवमेंट है उनका, जैसे मोदी जी का जो मेक इन इंडिया है, सब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है ट्रंप का, और वो जानते हैं उनके जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है उनका वो है चीन। अब चीन को घेरने के लिए जो सामान्य तौर पर जो राजनीति होती है वो थी कि भी जो क्वाड वगैरह जो बने सब कुछ हुए, लेकिन ट्रंप चल रहे हैं बिल्कुल जेट की स्पीड से, और जेट की स्पीड से चलने के लिए उन्होंने चीन को घेरने के लिए जो जितने पड़ोसी देश हैं उन सब में या तो उनके मतलब कि उनकी सत्ता जो है उनको बदलवाना शुरू कर दिया। तो जो अमेरिका की बात मान रहा है वो ठीक नहीं, जो नहीं मान रहा सत्ता बदल दी जा रही है। बांग्लादेश में यही हुआ था, अमेरिका की बात नहीं मानी, सत्ता बदल दी गई। हालांकि उस टाइम ये नहीं था, लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी होती है बदलती नहीं है कभी भी, वो तो उसकी तेजी और स्लो होती रहती है। नेपाल में यही हुआ क्योंकि चाइना जो ओली था प्रधानमंत्री, ये चाइना का पपेट था, सब जानते हैं इस चीज को। इस पपेट को हटा करके उन्होंने अपनी सरकार वहां से ने बना दी वहां पे। अब इन सब घटनाक्रम को लेकर के भारत ट्रंप के निशाने पे आ गया। निशाने पे आने के कारण क्योंकि है कि जो ट्रंप की जिद थी नोबेल वाली वो मोदी पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा जो ट्रंप जिद पकड़ के बैठा हुआ है कि हमारे जो किसानों के जो प्रोडक्ट है उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो यहाँ पे भारत अलाउड करे, वो भारत अलाउड कर नहीं सकता। मोदी तो फिर भी मजबूत नेता है, कोई कमजोर नेता है प्रधानमंत्री अगर बन जाएगा और नहीं कर सकता है, राजनीतिक रूप से मारा जाएगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसानों के दम पे ही चलती है। वहां का 20 रुपए का लीटर का दूध हमारे यहाँ के दूधिया किसानों को मार देगा, वहां की जो मक्का हमारे यहाँ की मार देगी, यहाँ किसानों को कपास मार देगी, वहां सस्ती है क्योंकि सब्सिडी भयानक सब्सिडी अमेरिका देता है। तो इस वजह से ट्रंप ने निजी खुंदस मोदी से निकालने की शुरुआत कर दी है। अब निजी खुंदस के तहत जो टैरिफ का मामला आप लोग देख रहे हैं, तो टैरिफ एक बहाना है, असली खुंदा है मोदी को किसी भी तरह से देश में लोकप्रिय करके सत्ता से हटाना। देखिए राजनीतिक रूप से किसी आदमी को हटाया जाए उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस प्रयास करे, वोट लेके आए, जीते, प्रदर्शन करे, धरना, कोई आपत्ति नहीं। लोकतंत्र का एक ये पहलू है, इसमें कोई संदेह नहीं है बिल्कुल भी, और ना इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। और जो किसी धरना प्रदर्शन या विद्रोह को लेकर के, विद्रोह का मतलब जैसे लद्दाख वाला विद्रोह नहीं, राजनीतिक विद्रोह कि हमें आप पसंद नहीं है इसको हम हटाते। इंदिरा गांधी के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ बड़े विद्रोह हुए, राजनीतिक रूप से विद्रोह, उससे कोई आपत्ति नहीं है। और जो धरना प्रदर्शन को, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को का विरोध करता है वो लोकतंत्र के हित में होता भी नहीं है। खैर अब बात अब के मुद्दे पर आते हैं। जो लद्दाख में हुआ है ये पूरा का पूरा जो है सीआईए ऑपरेटिव्स का खेल खेला गया है। और जो हालांकि जो एनएसए के अंदर जो सोनम है उसको जो पकड़ लिया गया और जोधपुर जेल में, राजस्थान की जेल में उसको ले भी आया गया है। लेकिन सवाल उससे बड़ा है। देखिए जब पिछली बार जो सत्ता में थी मोदी सरकार, इस लोकसभा चुनाव 2024 से पहले शाहीन बाग इंसिडेंट हुआ था। हालांकि शाहीन बाग को जय लेते कई लोगों को मिर्ची लगती है कि वो शांतिपूर्ण था। भाई शांतिपूर्ण कैसे था? पूरा एक मॉडल अपनाया गया था, पूरे देश भर में मोबिलाइजेशन का एक तरीका अपनाया गया था। शाहीन बाग का क्या उद्देश्य था कि हमें जो है ना मुसलमानों को, जो बांग्लादेश के मुसलमान है, पाकिस्तान के मुसलमान है, उनको भारत की नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही? उनको जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था भाई उनको क्यों दी जाए? अगर वो उनको इतना देश पसंद था तो भाई उनके पुरखे क्यों छोड़ के गए? तो गए थे, अब वापस क्यों आएंगे? तो एक पूरा मोबिलाइजेशन का एक ट्रेंड सेट किया गया देश भर में। वो सफल ट्रायल था। जो हमारे जो खुफिया जो सोर्सेज है हमारे, उनसे जो हमारी बात हुई है, उसके बाद उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है। पूरे देश में सफल ट्रायल उस टाइम हुआ था। मोदी सरकार समझदारी से उसको संभाल गई थी। लेकिन अब जो मसला हो रहा है, अब मसला हालांकि कुछ गलतियां मोदी सरकार की भी हैं इसमें, जिसका जो फायदा जो है बाहर की खुफिया एजेंसी उठा रही है। वो एक नुकसान ही है, कुछ मुख्यमंत्रियों की गलतियां, जैसे उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ है और कई जगह पेपर नहीं हो रही। देखो युवा में रोष तो है। देखो कोई आदमी, कोई बच्चा मेहनत करता है, पढ़ाई कर रहा है, पेपर देने की कोशिश कर रहा है, तो पेपर नहीं हो रहे, उसके बाद अगर लीक हो जाए तो गुस्सा स्वाभाविक आता है। तो विदेशी खुफिया एजेंसी जो विशेषकर ये सीआईए इसी गुस्से में आग लगाती है, इसी गुस्से को भड़काती है। इस गुस्से को भड़का करके उनकी पूरी रणनीति ये रहती है कि भी एक बार जो धक्का दे दो ट्रक को, फिर ट्रक ढलान से नीचे अपने आप उतरता चला जाएगा। जब धक्का दिया जाता है, जब कंट्रोल में रहता है, जब ढलान से नीचे उतरता है तो फिर बेकाबू होकर के वो नुकसान करता ही करता है। तो सीआईए की पूरी कोशिश रहती है कि इस तरह से किया जाए। नेपाल में सत्ता बदल दी गई, उसके बाद या नेपाल वाले घटना होने के बाद पूरे इंडिया में जो एक माहौल बनाया गया कुछ नेताओं के द्वारा कि मोदी को सत्ता से हटाना है, मोदी को सत्ता से हटाना है। देखिए इस वाली घटनाक्रम से पहले मोदी को सत्ता से हटाने की 2 बार कोशिश हुई है। एक बार कोशिश हुई थी तब 2014 में, जब पहली बार मोदी जो है चुन करके आए थे। उस समय भी एक बड़े उद्योगपति ने कोशिश की थी कि राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बनवा दिया जाए, क्योंकि मोदी का चेहरा ऐसा नहीं है। लेकिन सत्ता इस प्रचंड बहुमत दिया था लोगों ने कि हिम्मत नहीं हो पाई थी। दूसरी कोशिश हुई अभी जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले, जब धनखड़ ने इस्तीफा दिया। धनखड़ के जरिए, धनखड़ ने बड़े उद्योगपति के इशारे पर, कांग्रेस के इशारे पर जो एक बड़े उद्योगपति के जरिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रणनीति सफल नहीं हुई।
और वो पूरी रणनीति फेल होगी। हालांकि पूरी रणनीति फेल होने में सबसे बड़ा रोल अरविंद केजरीवाल का था, क्योंकि धनखड़ ने अरविंद केजरीवाल को भी साधने की कोशिश करी और चंद्रबाबू नायडू के जरिए मैसेज पहुंचवाने की कोशिश करी। लेकिन आप जानते हैं कि तिहाड़ जाने के बाद आदमी तो ही काम करता है तो बड़ा बदमाश बनता है, सुधर जाता है। तो केजरीवाल तिहाड़ जाने के बाद सुधर गए थे और इसलिए उन्होंने जैसे ही धनखड़ ने उनको योजना बताई, उन्होंने तुरंत अमित शाह को बता दी और अमित शाह ने के पूरा रणनीति तैयार करके धनखड़ का इस्तीफा करा दिया गया। खैर वो भी कोशिश सफल नहीं हुई और जो बिजनेसमैन उस खेल में शामिल था उस दिन से लगातार उसके खिलाफ जो बुरे दिन शुरू हो गए, लगातार जांचें हो रही हैं, लगातार उनके खिलाफ पुरानी चार्जशीटें खुल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब जो फिलहाल का जो घटनाक्रम है, जिसकी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मोदी के जीवन का सबसे बड़ी चुनौती ये है, अब जो खुफिया सूत्रों के पास जो जानकारी है, जो खुफिया सूत्रों के पास जो जानकारी है, ये है कि अब पूरे देश भर में जगह जगह दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। लड़कों को आगे किया जा रहा है। अभी देख रहे हो कि जो आई लव वाले जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें जो नाबालिग बच्चों को आगे किया जा रहा है। जो बरेली में घटना हुई है, दूसरी जगह घटना हुई है, आपने एक बात नोट की होगी, वहां बड़े नहीं है, युवक नहीं है, वहां बिल्कुल 12 से 15, 16, 17 वाले जो बच्चे, जो जेनजी वाला जो मॉडल है नेपाल वाला, एग्जैक्ट वो रेप्लिका अपनाई जा रही है। क्योंकि उसके सामने दिक्कत यह है, पुलिस उनके ऊपर सख्ती करे तो क्या कि बच्चों को पीट दिया या बच्चों को मार दिया, सख्ती ना करे तो वो तोड़फोड़ करेंगे ही करेंगे। उसके बाद सरकार के सामने ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो ये एक पूरा षड्यंत्र रचा गया है, जो खुफिया सोर्सेज है जो बता रहे हैं कि पूरा देश भर में एक माहौल बनाया जा रहा है कि एक साथ जो है ना सड़क पे उतारा जाए युवकों को, जो खास करके जेनजी वाली, एग्जैक्ट जेनजी वाली। अब जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं आपको, उसके बाद आप इसको देखना। जो बरेली में जो हुआ है, जो पुलिस के साथ जो भिड़ंत हुई, उसमें बच्चे थे, युवक नहीं थे, वो जेनजी वाली एग्जैक्ट थे। वो जो लद्दाख में हुआ उसमें जेनजी वाले थे, उसमें 4 लोग लद्दाख में मारे गए, उसको पकड़ा है। हालांकि सवाल सरकार के ऊपर भी है कि अगर आपके पास पहले से जानकारी थी, आप कर क्यों नहीं रहे थे। अब भी जो वीडियो को देख रहे हैं, कई लोग कहेंगे कि ये मोदी के पक्ष की या मोदी के विरोध की बात सरकार की। हम ये बात बिल्कुल मानते हैं कि जिम्मेदारी सरकार की है कि भाई इस तरह के जो है वो नीति ना बनने दी जाए, किसी को नीति ना बनाने दिया जाए। लेकिन इसे सब कुछ षड्यंत्र मिला करके जिस तरह की कोशिश की जा रही है, और खासकर के ट्रंप ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए, आपने आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर वहां के सेनाध्यक्ष और प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान के व्हाइट हाउस में मिलते नहीं देखा होगा। ट्रंप लगातार मिल रहे हैं। भारत के खिलाफ जो है ना, अभी सऊदी अरब के साथ समझौता कराया गया है पाकिस्तान के साथ, अमेरिका की मंजूरी के बिना नहीं है, वो अमेरिका नहीं कराया सब कुछ। ये पूरी रणनीति भारत को घेरने के लिए की जा रही है। भारत को क्यों घेरना चाहता है अमेरिका? एक तो ट्रंप निजी खुंदस निकाल रहा है मोदी से, जो ऑपरेशन सिंदूर के जो 2 कांड हुआ है, वो उससे निजी खुंदस निकालने के चक्कर में पूरी ताकत लगा दी है। निजी जो एक होता है ना, व्यक्तिगत जो होती है, उस चक्कर में पूरा वो लगा। दूसरी जो चाइना को कंट्रोल करने के लिए जो रणनीति ट्रंप बना रहा है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति होता तो दूसरे तरह से काम चलता। लेकिन वो पूरी जो रणनीति बना रहे हैं, पहले नेपाल पे कब्जा किया, अब उनकी नज़र भारत पे आ गई, क्योंकि चाहते हैं कि जो लद्दाख या जो आइसलैंड है, हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो लद्दाख का हिमालयन रेंज है, अमेरिका चाहता है कि हमें वहाँ पे अमेरिका का एक सेंटर बनाने की हमें परमिशन मिल जाए, अमेरिका को मिल जाए, भले ही वो लैब के नाम पर हो। लेकिन भारत जानता है कि लैब है, उसमें कुछ नहीं होने, उसके सैन्य उपकरण आएंगे। भारत ये अलाउड कर नहीं रहा, इसलिए मोदी जो है अमेरिका के निशाने पे, ट्रंप के निशाने पे, CIA के निशाने पे पूरी तरह से आ गए हैं। और अब देखने वाली बात ये हो गई कि देखिए मोदी से कैसे निकलते हैं। देखिए, मोदी झंझट से अगर निकल गए, ये गुजरात दंगों से भी बड़ा झंझट है, ये नोटबंदी से बड़ा झंझट है, क्योंकि उसमें जो विरोधी थे, हमारे अपने लोकतांत्रिक विरोधी हैं, हमारे विपक्ष के नेता विरोधी हैं, हमारे दूसरे लोग विरोधी, हमारे लोग अपने विरोधी थे, भारत के लोग, उनसे निपटना आसान था। लेकिन अब की बार जो विरोध भड़काया जा रहा है, अब की बार जो प्लानिंग की जा रही है, वो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी के द्वारा की जा रही है, और इससे निपटना बहुत भारी काम हो जाता है। देखिए, जब हजारों की संख्या में सड़क पे जो जेनजी वाली जो पॉपुलेशन आ जाएगी, तो सरकार के पास क्या ऑप्शन रहेगा? गोली चलाएंगे तो तब मरेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल बदनामी होगी, जैसे चीन की हुई थी, जो चीन ने एक बार छात्रों पर गोली चला दी थी। अगर सख्ती नहीं की जाएगी तो फिर वैसे ही आग लगेगी जैसे नेपाल में लगी है। तो ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। अब इसको देखने वाली बात यह है कि मोदी से कैसे निपटते हैं। लेकिन अगर मोदी से निपट गए तो उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी, जो अब तक उनका राजनीतिक जीवन ताकत से चलता रहा है। मैंने बताया कि 2002 से शुरुआत हुई थी उनके राजनीतिक जीवन की, 2025 आ गए, 23 साल उनके हो गए। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। इससे अगर वो निपट गए तो ट्रंप से एक ऐसे दुनिया के सबसे बड़े नेता साबित होंगे। और अगर इससे नहीं निपट पाए तो बात वही रहेगी कि भाई ये जो सत्ता से न केवल सत्ता से जाएंगे, बल्कि उनकी जो छवि है वो भी धूमिल होगी। अब देखने वाली बात यह है कि ये सब चीजें वो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो खुफिया सोर्सेज है वो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि पूरी अमेरिका ने पूरी तैयारी कर दी है कि या तो भारत माने, नहीं माने तो सत्ता से इनको बेदखल किया जाए। और बेदखल होने के बाद कौन सत्ता में आएगा सब जानते हैं। लेकिन बेदखल होंगे नहीं होंगे, अब ये तो भारत की जो खुफिया जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, मोदी की जो अपनी समझ है और जो इनका पूरा ऑपरेटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मोदी के रणनीतिक कौशल पर डिपेंड करता है। अब बात यह है कि सब आमने सामने अगर जब इस तरह के जो लड़के आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे,
उनसे निपटने की रणनीति सरकार क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय ही है, मोदी के जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट है। इस संकट से अगर वो निपट गए तो बड़े नेता होंगे और बहुत बड़े नेता होंगे, लेकिन नहीं निपट पाए तो सत्ता जाएगी उनकी। और इस उम्र के डराव पे सत्ता इस तरह से जाना बेहद उनके लिए, उन जैसे कद के नेता के लिए दुखदायी होगा। अब अगले घटनाक्रम जब होगा तो फिर मिलेंगे। जय हिंद।